हमारा टॉपिक है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। ये सेक्शन 2.7 है, एडवन क्रेजिक फंक्शन एनालिसिस की। A bounded linear operator is defined as let x and y be two norm spaces and t is an operator from domain t to y। सबसे पहले आप ऑपरेटर को देखेंगे। ऑपरेटर क्या होता है? हमने कहा था कि अगर एक मैपिंग दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान हो या दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान एक मैपिंग हो तो हम उसी मैपिंग को हम ऑपरेटर कहेंगे। तो ऑपरेटर का मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि एक मैपिंग है जो एक नॉर्म स्पेस से दूसरी नॉर्म स्पेस पे जा रही है। अच्छा, इसके अलावा लीनियर लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैं अब आपको यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। टी अगर एक ऑपरेटर है डोमेन टी से वाई पे, और डोमेन टी का क्या होता है, ये सबसेट है एक्स की, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ऑपरेटर पूरी स्पेस एक्स पे डिफाइन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ऑपरेटर जो है वो किसी सब स्पेस पे डिफाइन होता है, एक्स की सब स्पेस। बी एन ऑपरेटर सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई इन एक्स एंड स्केलर द अल्फा वी हैव। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन उसके लीनियर होने के लिए, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। सेकेंड कंडीशन, ये भी उसके लीनियर होने के लिए, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स। अगर सिर्फ यहाँ तक बात की जाए तो ये आपका लेक्चर है लीनियर ऑपरेटर का, जो आप अच्छी तरह से तैयार कर चुके हैं कि लीनियर ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस पे उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई एंड टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बना देगी? वो ये थर्ड प्रॉपर्टी, दिस वन। If t of x norm is less equal to c time x norm for a fixed real number c greater than 0, यानी अगर आपको कोई रियल नंबर c, पॉजिटिव रियल नंबर c ऐसा मिल जाए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे हर x के लिए, यानी आप एक x लेंगे, आप t of x फाइंड करेंगे, t of x की जो लेंथ होगी वो c टाइम लेंथ ऑफ x से लेस इक्वल रहनी चाहिए, और ये हर x के लिए होगा। If this holds for every x in the domain, then this operator is said to be bounded linear operator। ठीक है, तो आप देख लें कि आप इसे ऑपरेटर कह रहे हैं क्योंकि ये एक मैपिंग वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस या नॉर्म स्पेस से नॉर्म स्पेस पे। आप इसे लीनियर कह रहे हैं क्योंकि ये 1 और 2 अगर सेटिस्फाई होता है तो उसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, और थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसे बाउंडेड ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि इसमें ये तीनों चीजें आ गई हैं। तो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट, फॉर x इक्वल टू 0, अगर आपके पास x 0 हो जाए तो फिर आपने पढ़ा है कि लीनियर ऑपरेटर की ये खूबी होती है कि लीनियर ऑपरेटर जब 0 पे अप्लाई होता है तो वो 0 देता है आपको। सो t ऑफ 0 इज 0 as t is linear operator। Now let x not equal to 0। आपने ये देख लिया कि जब x 0 होगा तो t of 0 is equal to 0 and 0 is less equal to c time norm of x for every positive c। तो इसका मतलब है कि x equal to 0 वाले केस में ऑलरेडी आपकी जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वाली कंडीशन है वो पूरी हो गई। लिहाजा अब आप लेंगे x नॉट इक्वल टू 0, लेट x नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आप tx नॉर्म लेस इक्वल टू c x नॉर्म, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज t ऑफ x नॉर्म ओवर x नॉर्म इज लेस इक्वल टू c। ये रेशो आप बना लेंगे, t ऑफ x नॉर्म ओवर x नॉर्म। अच्छा, अब बिकॉज दिस इज फॉर एवरी x, ये अब एक नंबर नहीं होगा। आप एक डोमेन में से एक x लेते हैं, आप वो वाला x यहाँ पुट कर देते हैं, आप dx ओवर x नॉर्म फाइंड कर लेते हैं, तो ये एक नंबर आ जाएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आप इस x को चेंज करते हैं, डोमेन से कोई और एलिमेंट उठाते हैं, उसके लिए ये रेशो फाइंड करते हैं, यू मे गेट अनदर नंबर। तो इसका मतलब है कि दिस आपने ये रेशो फाइंड करनी है हर x के लिए, तो यू विल ऑब्टेन ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आपके पास एक पूरा सेट आ जाएगा corresponding to each x in the domain। This will be a set। अच्छा, अब ये रिलेशन क्या जाहिर करता है? This inequality shows that c is an upper bound of this
set of non-negative real numbers. So this shows that the set Tx norm over x norm is bounded above by C. This C is an upper bound. और आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी है जिसे हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी का भी नाम देते हैं, उसे हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का भी नाम देते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये खूबी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, अगर इसके अंदर कोई सेट बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है सुप्रीमम क्या होता है? हम किसी भी सेट जो कि बाउंडेड अबव होता है उसके हम सारे अपर बाउंड्स का सेट कंसिडर कर लेते हैं। आपको पता है अगर सी अपर बाउंड है इसका तो सी से बड़ा हर नंबर इसका अपर बाउंड है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ अपर बाउंड कैन बी इनफाइनाइट, बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं इसके। अब उसमें से लीस्ट अपर बाउंड देखना होता है, वो अपर बाउंड देखना होता है कि जिससे लेस अगर कर दें तो वो अपर बाउंड ना आ रहा है, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड उसे हम सुप्रीमम कहते हैं। अब रियल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की कि अगर उसके अंदर कोई सेट आपके पास बाउंडेड अबव हो जाए तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करता है और वो सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है। लिहाजा अब ये सेट क्योंकि बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब है कि इसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। दिस सुप्रीमम इज डिनोटेड बाय टी नॉर्म, उसको आप टी नॉर्म से डिनोट करते हैं। थस वी हैव, इसका मतलब है कि टी नॉर्म इज अ यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर, और यू मे से इज अ यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर which is supremum of this set Tx norm over x norm. अब देखिए टी नॉर्म, इसका मतलब है टी नॉर्म सुप्रीमम है Tx ओवर x का, तो जो Tx नॉर्म ओवर x नॉर्म है इसका मतलब है कि ये फिर लेस इक्वल होगा अपने सुप्रीमम से। जैसे कि ये लिखा है कि Tx नॉर्म ओवर x नॉर्म किसी भी x के लिए, किसी भी नॉन जीरो x के लिए Tx norm over x norm is less equal to its supremum. Its supremum is T norm. ठीक है, क्योंकि T norm supremum है ना इसी का Tx over x, जब ये taken over all x into main, जब आप इस पे सुप्रीमम लेते हैं तो वो T norm बनता है। इसका मतलब है Tx over x norm is less equal to its supremum T norm. And so this implies that Tx norm is less equal to T norm into x norm. अब ये आपके पास एक अल्टरनेटिव कंडीशन बन गई है, या आप ये कह लें कि अगर आपको ये पता चल जाए कि T एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो फिर आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, Tx नॉर्म इज लेस इक्वल टू T नॉर्म इनटू x नॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, ये जो नंबर T नॉर्म था ये क्योंकि सुप्रीमम था उन तमाम C का, उन तमाम कॉन्स्टेंट्स का, और जो सुप्रीमम होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। इसका मतलब है कि T नॉर्म इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ C। यहाँ पे जो आप नंबर C यूज करते हैं वो यूनिक नहीं होता, आप उससे बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। उसका जो सुप्रीमम होता है उसे हमने T नॉर्म कह दिया है, और इसका मतलब है कि अब ये एक यूनिक नंबर है T नॉर्म, और ये लीस्ट पर बाउंड है, यानी C की जो कम से कम पॉसिबल वैल्यू है ये वो है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि अगर T एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो Tx नॉर्म लेस इक्वल टू C टाइम x नॉर्म फॉर सम C ग्रेटर देन 0, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं Tx नॉर्म इज लेस इक्वल टू T नॉर्म इनटू x नॉर्म फॉर ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इसे क्यों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है? इसकी मोटिवेशन हमें यहाँ से मिलती है कि ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मैप्स बाउंडेड सेट्स in domain of T on bounded sets in Y। कि जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है उसकी ये खूबी है कि अगर वो किसी बाउंडेड सेट पे अप्लाई होता है तो वो उससे हमें एक बाउंडेड सेट ही देता है। इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड इफ T इज बाउंडेड ऑपरेटर। इसका प्रूफ देख लें। हम सपोज कर लेते हैं कि T x से y पे एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। अगर बाउंडेड ऑपरेटर है इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर C ग्रेटर देन 0 such that T of x norm is less equal to Cx norm for all x in x by definition of bounded operator।
अब आपने क्या करना है, अब आपने डोमेन में से एक बाउंडेड सबसेट लेना है ए बाउंडेड है। इसका क्या मतलब है? ए बाउंडेड सेट की डेफिनेशन ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर n greater than 0 such that norm of x is less equal to n for every x in A। कोई भी सेट नॉर्म स्पेस में बाउंडेड तब होता है जब आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि norm of every vector of A is less equal to that number n, then you say that A is bounded। यानी कोई भी सेट बाउंडेड कब होगा? जब उसकी तमाम वेक्टर्स की आप जब लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ ईच वेक्टर ऑफ ए is less equal to that fixed real number, then that set is said to be bounded set in a norm space। तो अब आपने ये A एक बाउंडेड सेट ले लिया नॉर्म स्पेस में, तो फिर आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल गया such that x norm is less equal to n। अब आपने प्रूव करना है कि T of A भी बाउंडेड है फॉर एनी x in A। आप यूज करें T की बाउंडेडनेस यूज करें तो T of x norm। अब ये जो T of x norm है ये बेसिकली T of A का एक एलिमेंट है और आपने T of A को बाउंडेड प्रूव कराना है। T of x norm अब डेफिनेशन यूज करेंगे तो लेस इक्वल टू C into x norm बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। और आपने क्योंकि सपोज किया है कि A बाउंडेड है, इसका मतलब है कि x norm is less equal to m, तो x norm की जगह आ जाएगा m। Cx norm is less equal to Cm। अब C भी पॉजिटिव रियल नंबर है, M भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट Tx norm is less equal to k और Tx norm is less equal to k for every x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये T of x जिस सेट से लिया गया है T of A से, वो सेट बाउंडेड है। इसका मतलब है कि T of A is bounded। This shows that T maps bounded sets in X onto bounded sets in Y। तो ये एक बुनियादी खूबी है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कि वो एक बाउंडेड सेट को हमेशा एक बाउंडेड सेट पे मैप करेगा। Before we consider general properties of bounded linear operator, let us first look at some typical examples। पहली एग्जांपल हम देने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। The identity operator I from x to x on any norm space x is bounded and has the norm I norm is equal to 1। ये I norm जो है ये वो सुप्रीमम वैल्यू है जो आप IX over X वाले सेट से निकालेंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए वो जो वैल्यू है वो 1 आएगी। सिंस अब आप देखिए I of X जब आप आइडेंटिटी ऑपरेटर X पे अप्लाई करेंगे तो I of X is equal to X। इसका मतलब लेंथ ऑफ I of X is same as length of X। इसे आप लेस इक्वल टू C टाइम X नॉर्म, कोई भी नंबर C जो कि 1, अगर C 1 रखें तो ये इक्वालिटी साइन आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा। अगर C कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे आप C 2 ले लें, कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर आप यहाँ पे ले लें तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि X नॉर्म इज लेस इक्वल टू 2x नॉर्म। इसका मतलब कि I of X नॉर्म इज लेस इक्वल टू 2x नॉर्म। तो कोई भी यहाँ पे नंबर C लेंगे आप जो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर C एग्जिस्ट करता है जिसके लिए I of X norm is less equal to Cx norm हो जाएगा, which shows that I is the bounded operator। And अब आप वो सुप्रीमम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये रेशो फाइंड करेंगे I of X over X, X belongs to domain of T minus 0। अब I of X is again X, I of X is again X, so denominator and numerator will be same। ये x नॉर्म ओवर x नॉर्म हो जाएगा, x नॉर्म ओवर x नॉर्म ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ दिस सेट 1 1 1 1। ये अब एक कांस्टेंट नंबर आने लग पड़े हैं आपके पास 1 1 1 1, तो इनका जो सुप्रीमम होगा वो भी 1 होगा। इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है इसकी लेंथ ये 1 आ जाएगी। तो सो आइडेंटिटी ऑपरेटर इज बाउंडेड and length of identity operator is 1। हमने ऑलरेडी लीनियर ऑपरेटर के टॉपिक में ये प्रूव किया था कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो लीनियर ऑपरेटर भी होता है। So we can say that identity operator is a bounded linear operator
and length of this operator is 1. Next example is zero operator. Zero operator, zero is an operator from any norm space X to norm space Y. On a norm space X is bounded and its length is 0. इसे भी आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जीरो ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर. अब हम ये प्रूव करेंगे कि दिस इज आल्सो बाउंडेड ऑपरेटर एंड इट्स लेंथ इज 0. सिंस इसका सॉल्यूशन देखें, 0x is equal to 0 because 0 is a zero operator. 0x equal to 0 mean 0x की length is equal to the length of 0 vector. अब 0x equal to क्योंकि 0 है तो अब आप norm of 0x equal to norm of 0 which is again 0. So 0x की norm 0 आएगी, कोई भी आप x लेंगे और 0 को आप लिख सकते हैं कि 0 because 0 is less equal to every positive real number, तो आप लिख सकते हैं 0 is less equal to c time norm of x for any positive number c. So which shows that 0x norm is less equal to c time x norm. इसका मतलब ये होगा कि जीरो ऑपरेटर इज बाउंडेड ऑपरेटर. एंड अब आप जीरो ऑपरेटर की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे 0 ऑफ x नॉर्म ओवर x नॉर्म. 0x इज इक्वल टू 0, सो 0 बाय x नॉर्म इज अगेन 0. दोबारा ये आप अब आप देखें किसी भी x के लिए जब आप कोई भी x लेंगे तो 0x 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ये आंसर हमेशा 0 आता रहेगा. तो इस सेट का जो सुप्रीमम है फिर वो भी 0 होगा. तो इस तरह से जीरो ऑपरेटर की जो लेंथ है वो 0 है. This is 0. Next is differential operator. Already know that this is linear operator. इसके लिए एक suitable domain चाहिए होती है हमें, वो हम ले लेते हैं. वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें सारे differentiable function हो ताकि आप differential operator define कर सकें. Let X be norm space of all polynomials defined on 0, 1 with the norm आप ये लेंगे norm of any polynomial x is equal to the maximum of absolute values of the function xt. T is belong to 0, 1 and differential operator t is defined by for any polynomial x. जब आप कोई भी x polynomial लेंगे तो t of x क्या होगा, ये आपको एक और polynomial y दे देगा. x और y का आपस में क्या रिलेशन होगा कि जो y है वो x का डेरिवेटिव होगा. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि t of x is actually the polynomial obtained by differentiating x. ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. दिस ऑपरेटर इज लीनियर, ये ऑलरेडी हमें पता है ये लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन ये ऑपरेटर बाउंडेड नहीं है. हम साबित करेंगे कि ये अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये एग्जांपल हमें सजेस्ट करती है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड. दिस इज वन एग्जांपल कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट किस्म का एक ऑपरेटर है लेकिन ये अनबाउंडेड है. इसका मतलब है कि अनबाउंडेड ऑपरेटर आर आल्सो ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अस. इसको हम साबित करते हैं कि ये अनबाउंडेड है. सपोज कि डिफरेंशियल ऑपरेटर बाउंडेड है. अच्छा, अगर वो बाउंडेड होगा तो जाहिर है टी नॉर्म उसकी जो लेंथ है वो फिर एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर होगी. अब हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं. फर्ज कर लेते हैं कि एक्स एन जो है ये पोलिनोमियल्स हैं. एक्स एन टी इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर एन, यानी एक्स 0 इज इक्वल टू टी पावर 0, दिस इज 1. एक्स 1 टी इज इक्वल टू टी पावर 1, एक्स 2 टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन फॉर एवरी एन. तो ये पूरा एक सीक्वेंस आ गया पोलिनोमियल का. 1 टी, टी स्क्वायर, टी 3, टी 4, आपको पता है सारी डिफरेंशिएबल है. देन जब आप टी अप्लाई करेंगे एक्स एन पे, टी ऑफ एक्स एन, तो वो उसका डिफरेंट डेरिवेटिव बन जाएगा. यानी जब आप टी पावर एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो टी पावर एन का डेरिवेटिव आपके पास एन इंटू टी पावर एन माइनस 1 आ जाएगा. अब आपने क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो निकालनी हो तो आप एक रेशियो लेते हैं. उसके लिए सबसे पहले एक्स एन की लेंथ फाइंड कर लेते हैं. एक्स एन लेंथ इज इक्वल टू, अब आप किसी भी वेक्टर की जो आपने नॉर्म डिफाइन की है यहाँ पे, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है एक्स एन, तो आपने कहा कि उसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम
of absolute values of that polynomial on 0 1. तो अब एक्स एन क्या है हमारे पास, यानी एक्स एन टी हमारे पास क्या है, एक्स एन टी हमारे पास टी की पावर एन है। अब टी की पावर एन में टी की वैल्यू है 0 से 1 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब टी 1 होगा और 1 की पावर एन जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी यहाँ से पोलिनोमियल लेते हैं, 1 टी, टी स्क्वायर, टी 3, टी 4, टी एन, कोई भी लेते हैं, तो उसकी जो लेंथ आएगी वो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 1 पे ले तो वो 1 आएगी। इसी तरह अब आप टी ऑफ एक्स एन की लेंथ देख लें। टी ऑफ एक्स एन की लेंथ का फार्मूला वही होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी एक्स एन टी, और टी एक्स एन टी एक्स एन प्राइम टी है, तो मतलब यहाँ आपने जो डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी। अब t की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू टी की पावर n माइनस 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें भी वेरिएबल t है, और जब t की वैल्यू 1 होगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब आप t 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास n रह जाएगा। तो अब आपने xn की और txn की लेंथ फाइंड कर ली। अब आप एक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमें पता है कि जो टी नॉर्म है वो सुप्रीमम होता है इस रेशियो टी एक्स एन ओवर एक्स एन का। इसका मतलब है कि टी नॉर्म इज अ यूनिक रियल नंबर व्हिच इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस रेशियो फॉर एवरी एक्स एन। और ये जो रेशियो आती है, ये हमने देखा है कि टी एक्स एन का आंसर हमेशा, ये देखिए क्या आएगा, एन आएगा, और एक्स एन नॉर्म का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन के इक्वल हो जाएगा, ये एन आ गया। अच्छा, अब आप देखो, अगर यहाँ पे हम x1 रखते हैं तो t नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू n1 पुट कर देंगे, इसका मतलब t नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। फिर हम xn में n2 रखते हैं तो t नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर हम n3 रखते हैं t नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि t नॉर्म इज अ नॉन नेगेटिव यूनिक रियल नंबर which is greater or equal to every natural number. This is not possible. कि आपका जो t नॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल है हर नेचुरल नंबर से, 1 2 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, एंड अप टू सो ऑन। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड अबव नहीं है। अगर कोई नंबर t नॉर्म ऐसा एग्जिस्ट करे which is greater or equal to every natural number, वो तो इसका अपर बाउंड हो जाएगा, and we know that set of all natural number is not bounded above. This is contradiction. ये contradiction है, contradiction to our supposition that t is bounded, hence this t is unbounded. इसकी कोई length find नहीं की जा सकती, this is unbounded, which is contradiction since n is arbitrary, which conclude that t is not bounded. Next example is integral operator. Again हमें इसके लिए जब ये ऑपरेटर डिफाइन करेंगे तो सुटेबल डोमेन चाहिए होगी, हमें सुटेबल नॉर्म स्पेस चाहिए होगी जिस पे ये अप्लाई हो सके, यानी ऐसी नॉर्म स्पेस चाहिए होगी जिसका आप रीमान इंटीग्रल फाइंड कर सके जो इंटीग्रेबल होगी। एंड वी नो दैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। लिहाजा यहाँ पे सुटेबल स्पेस जो बनती है हमारे पास वो C01 बनती है, स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस। वो इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं, इस एग्जांपल में हमने इंटरवल 0 1 लिया है। सो वी डिफाइन an integral operator t from C01 to C01 by t of x equal to y, where x क्या है, यहाँ पे x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है C01 में से, और y क्या है, y उसका रीमान इंटीग्रल है, y of t is equal to 0 to t x। इसे हम प्रूव कर देंगे कि ये भी एक बाउंडेड ऑपरेटर है। इससे पहले हम इसे लीनियर ऑपरेटर प्रूव कर चुके हैं। We prove that this operator is bounded. This is already linear. We prove that this is bounded. So this will also be a very beautiful example. Differential operator is unbounded, integral operator is bounded. So one very good example. Okay. अब आप देखें कि जो x of t है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन की नॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं, पहले तो ये देख लें इसकी डेफिनेशन है। अगर x की नॉर्म फाइंड करें तो x नॉर्म इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज x t फ्रॉम 0 to 1। अब आप देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है x टॉप, ये टॉप कोई नंबर है 0 1 के दरमियान। आपने कोई नंबर अगर आप लेते हैं 0 1 के दरमियान, उस पर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं x ऑफ टॉप,
इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, तो साफ जाहिर है एक्स ऑफ टा लेस इक्वल होगा तो अब मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि टा एक नंबर है और यहाँ पे टी सारे नंबर्स हैं, उसमें टा भी आ जाएगा. सो एक्स ऑफ टा इज लेस इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू टेकन ओवर ऑल इंटरवल 0 1 विच इज इक्वल टू एक्स नॉर्म. जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स नॉर्म है. इसका मतलब है कि एक्स स्टार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्टार इज लेस इक्वल टू एक्स नॉर्म. अच्छा, एंड t of x is equal to y. So t of x norm is equal to norm of y. और norm of y, अब y खुद एक continuous function है. continuous function की norm क्या होती है? maximum of y of t from 0 to 1. This is equal to, अब y of t असल में क्या है? वो x का रीमान इंटीग्रल है. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 से t आना चाहिए था. maximum of absolute value of this. and और हमें पता है कि absolute value of रीमान इंटीग्रल is less equal to the Riemann integral of absolute value. Absolute value integral के अंदर आ जाएगी. और x of tau क्या है? x of tau is less equal to x norm. This is less equal to इस, अब x tau को अगर आप रिप्लेस कर देंगे x norm से, तो ये x norm इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. मैक्सिमम ऑफ x norm t belong to 0 1. और अब क्योंकि यहाँ पे t नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम ऑफ, अब आप खत्म कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू x. अच्छा, x of t is less equal to norm of x, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यही रहेगी क्योंकि अब आपके पास t नहीं रहा. सो tx norm is less equal to x norm using 2. The result is tx norm is less equal to x norm. अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे c1 ले सकते हैं या 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, because x norm is equal to cx norm. For c is equal to 1, तो आप c कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं. लेकिन ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है कि tx norm is less equal to 1 into x norm, which shows that t is a bounded linear operator. This is second part of our lecture, bounded linear operators. Now we will discuss some properties of bounded linear operator. First property is very interesting. This is the case of finite dimensional space. And we have already discussed that the properties of finite dimensional spaces are very simple. First property is, if a norm space X is finite dimensional, then every linear operator on X is bounded. अगर हमारी स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी तो फिर कोई भी ऑपरेटर जो कि लीनियर होगा, यानी एनी लीनियर ऑपरेटर defined on x will also be bounded. यानी फाइनाइट डायमेंशनल के केसेस में आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये बाउंडेड है. अगर कोई ऑपरेटर लीनियर है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा. सो ऑल द लीनियर ऑपरेटर्स डिफाइंड ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस आर बाउंडेड. वी विल प्रूव दिस. सपोज x इज फाइनाइट डायमेंशनल, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी डायमेंशन आप n फर्ज कर सकते हैं. Suppose n is any finite number and dimension of x is n. If dimension of x is n, then you can find n linearly independent vector which form basis for x. Suppose e1, e2, en are basis for x. Then for any x in x, we have scalars alpha 1 to alpha n such that x is uniquely expressed as the linear combination of these basis vectors. So x is equal to alpha 1 e1, alpha 2 e2, and up to so on alpha n en. Now we know that norm of x is equal to norm of this sum, norm of this linear combination, and from a lemma of linear combination we know that if e1, e2, en are n linearly independent vectors, then there exists a scalar c0 and there exists a constant c0 which is a positive real number for every choice of scalar alpha 1 to alpha n, such that the norm of this linear combination is always greater or equal to c times sum of the absolute values of the scalars. So x norm is greater or equal to c naught summation alpha j. From this
If we reverse this, then we can write sum alpha j is less equal to 1 over c naught times x norm. अब c naught को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 over c naught हो जाएगा, and we can divide by c naught because c naught is non-zero number. So sum alpha j is less equal to 1 over c naught into x naught. Next, since t is linear operator. So tx norm, we apply t on x, and x is this sum, then t of this sum, because t is linear, this is equal to this t will apply on ej because t is linear, alpha j is taken out, alpha j into t of ej, and norm of sum is always less equal to sum of norm. Here alpha j are scalars, t, e, j are vectors, and we know that by the definition of norm, alpha x norm is equal to the mod of alpha into norm of x. So using this definition of norm, this is alpha j into t, e, j norm. Alpha j are scalars, so this is the mod of alpha j. T, e, j are vectors, so this is norm of t, e, j. And suppose alpha j, and now look at this t, e, j. These are n numbers. When j is equal to 1, this is t, e1. And length of t, e1 is non-negative real number. Similarly, length of t, e2 will be again a real number. Length of t, e3 will be again a real number, and so on. In the end, t, en will also be real number. So these are the set of all the values of t, ej's length is n non-negative real number. And if we suppose let k be the maximum of these n values, then we can replace this t, e, j length with x with k, because k is the maximum of all these, so these numbers are less equal to their maximum k. Therefore t, e, j is less equal to k. We arrived at the result tx norm is less equal to k times summation alpha j. Now I'm using 5 from last slide here. This summation alpha j is less equal to 1 over c naught times x naught. Using this value at this final step, summation alpha j, this will be replaced by 1 over c naught into x norm. So it becomes k over c naught x norm. So tx norm is less equal to k by c naught x norm, which shows that t is bounded, because the definition of a bounded operator is tx norm is less equal to cx norm. So this k by c naught is actually c. This is the scalar c. So tx norm is less equal to c times x norm, hence t is bounded linear operator. So every linear operator on a finite dimensional space is bounded. हमने ये suppose किया था कि t जो है वो एक linear operator है और x finite dimensional है, तो हमने ये prove किया है कि फिर t जो है वो bounded होगा. Next result देख लीजिए. It is fundamental fact that for a linear operator, continuity and boundedness become equivalent concepts in case of linear operators. In general, we know that a identity operator from calculus, I of x equal to x for every real number x, identity operator जो होता है ये एक continuous operator है, I of x equal to x, लेकिन ये bounded नहीं है. I of x equal to x means I of 1 is equal to 1, I of 2 is equal to 2, I of 3 is equal to 3, I of 100 is equal to 100, I of 1000 is equal to 1000. So this is unbounded. So identity operator is continuous, but
it is not bounded. Similarly, we can have some examples of bounded linear operators, bounded operators from calculus, the bounded functions. For example, any piecewise function like f of x equal to 0 when x is less than 1, f of x is equal to 1 when x is greater than 1. This function is bounded because it is from 0 to 1, but this is discontinuous at 1, because for x less than 1 this is 0, x greater than 1 this is 1, left limit will be 0, right limit will be 1. So this piecewise function is bounded but not continuous. So in calculus, a bounded function may not be continuous. Similarly, a continuous function may not be bounded. But in case of linear operator, this is very interesting. In case of a linear operator, continuity and boundedness are same. If an operator is bounded, then it is continuous, and if an operator is continuous, then it is bounded. Look at it. Let T from domain T to Y be an operator, any operator, not necessarily linear, where domain is subset of X and Y are norm spaces. The operator T is continuous at any X naught if for every epsilon greater than 0, we can find delta greater than 0, such that Tx minus Tx naught norm is less than epsilon for every X in domain T. Satisfying this condition, X minus X naught length is less than delta. This is the definition of continuous function. If T is continuous, if and only if T is continuous at every point in the domain. Now, if T is linear, we have this result. This is the statement, continuity and boundedness. Let T from domain of T to Y be a linear operator where domain is subset of X. Suppose if domain is the whole set X, then there will be X, and it will be T from X to Y. But we know that a function may not be defined on the whole space. It may also be defined on some subset of this space. Then T is continuous if and only if T is bounded. हम suppose करेंगे कि T continuous है, हम prove कर देंगे T bounded है. Conversely, हम suppose करेंगे T bounded है, तो हम prove कर देंगे T continuous है. इसी तरह, if T is continuous at single point, we will prove that it is continuous on the whole set, on the whole domain. ये भी एक नया रिजल्ट है. कैलकुलस में हम ये जानते हैं कि बाज़ औक़ात फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन बाकी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है. यानी अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो जरूरी नहीं कि वो पूरे सेट पे कंटिन्यूस हो. लेकिन यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर एक लीनियर ऑपरेटर है और वो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस हो जाता है. Now we prove these two things. दो बातें आपने प्रूव करनी है. एक ये कि इन केस ऑफ लीनियर ऑपरेटर continuity and boundedness are equivalent. Second one, if T is continuous at single point, it is continuous everywhere. Now we prove first one. For T is equal to 0, if T is 0 operator, then the statement is trivial because 0 operator is continuous as well as 0 operator is bounded. हम ये जानते हैं कि 0 operator continuous भी है, bounded भी है. There is nothing to prove in this case. Suppose T is not 0 operator. And if T is not 0 operator, then length of T is also not 0. Because length of an operator is 0 if and only if it is null operator. If T is not 0, then length of T is also not 0. We assume T to be a bounded. Suppose T is bounded. Then we will prove that T is continuous. Suppose T is bounded. Take any x naught in domain of T. To prove it continuous, let epsilon greater than 0 be any fixed real number. Now because T is linear, then for every x in domain of T, such that x minus x naught is less than delta, जी हम खुद रखेंगे x minus x naught is less than delta, where delta हम epsilon को यूज करते हुए बनाते हैं. delta depends on epsilon. Epsilon is fixed. Length of T is also fixed. ठीक, तो आप delta की ये वैल्यू ले लें. delta को आप ले लें epsilon by T naught.
ठीक है, यानी आप डेल्टा आप ले लें एप्सिलॉन बाय टी नॉर्म और x माइनस एक्स नॉट को आप लेस देन डेल्टा रख लें, बी ऑब्टेन। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है टी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी ये कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 you can find delta such that if x minus x naught norm is less than delta, then tx minus tx naught should be less than epsilon. This is we have to. For this, take this tx minus tx naught norm. Because t is linear, this is equal to t of x minus x naught. Now because t is bounded, बाउंडेड से क्या होता है, बाउंडेड में tx नॉर्म लिखा हो तो t अलग हो जाता है, x अलग हो जाता है। tx minus x naught norm is less equal to t norm into norm of x minus x naught. And we already have x minus x naught norm is less than delta. So this is less than delta. And what is delta? Delta is epsilon by t norm. Put here delta is epsilon by t norm. T norm will be cancelled because this is non-zero. Only epsilon is left. So tx minus tx norm is less than epsilon. This shows that t is continuous. Whenever x minus x naught will less than delta, tx minus tx naught less than epsilon. Since x naught in domain of t was arbitrary, this shows that t is continuous because it is continuous for every x naught. So if t is bounded, we have proved that t is continuous. Now conversely assume that t is continuous at an arbitrary x naught. Arbitrary means this is continuous at every x naught. Using the definition of continuity, then given any epsilon greater than 0, there is a delta greater than 0 such that tx minus tx naught norm is less than epsilon for all x in domain of t, satisfying this property. X minus x naught is less than delta. Call it 6. This is the definition of continuity. We now take any y, any non-zero number in domain of t to prove this is bounded linear operator. We need to prove this inequality t y less equal to c times y norm. If we prove this, then this t will become bounded operator. That's why we are taking any non-zero y in domain of t. Okay, set x equal to x naught. X naught is that fixed point x naught where t is continuous. X naught plus delta over 2y norm into y. ये हमने स्पेशली x लिया है, डेल्टा यूज किया हमने, y यूज किया और x नॉट यूज किया। इसका फायदा क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस implies that x minus x naught will be delta over 2y norm into y. And this implies if we take norm on both sides, this will be x minus x naught norm, and this will norm of delta will be delta because it is already positive number. Norm of 2 will be 2, norm of norm y is again norm y, and here norm of y will be cancelled with norm of y. We left with delta by 2, and delta by 2 is less than delta. Of course, delta by 2 is less than delta. So we have x minus x naught is less than delta. ये special value x की हमने इसकी ली थी, so that x minus x naught less than delta रहे. क्यों less than delta रहे x minus x naught? So that we can use this definition of continuity. Now from here, if we read from here, epsilon is greater than tx minus tx naught norm, which is equal to, because t is linear, this is t into x minus x naught norm. And what is x naught minus x? Sorry, what is x minus x naught norm? Or what is the value for x minus x naught? The value for x minus x naught is this. This is the value for x minus x. We place here in x minus x naught, this is delta over 2y norm into y. So this is delta over 2y naught into y. This is scalar. Delta over 2y norm is scalar. It can be taken out. Delta over 2y norm, t will apply on y. This is norm of t y.
From here, if we read from right hand side, then delta over 2 y norm t y norm is less than epsilon. This is delta over 2 y norm t y norm is less than epsilon. And from if we find the value of t by norm, then this delta over 2 by norm will go to the right side and t by norm will be less than 2 epsilon over delta into y norm. Okay. Now this 2 epsilon over delta is constant, call it c. Then this implies that t by norm is less equal to c by norm, where c is this 2 epsilon by delta. This shows that t is bounded. We prove that t is continuous and we prove that it is bounded. So this is the proof. If t is continuous, t is bounded. If t is bounded, t is continuous. Most important thing is t is a linear operator. If t is not linear operator, then we cannot prove this result. So most important thing is, in case if t is linear operator, then continuity implies boundedness and boundedness implies continuity. Second part of this proof. If t is continuous at single point, it is continuous everywhere. This is because suppose t is continuous at a single point. If t is continuous at a single point, in the part A we prove that t is bounded. So t is bounded. If t is continuous at the single point, this is t is bounded, and the boundedness property is the global property. It is bounded on the whole set. And if it is bounded on the whole set, we prove that boundedness implies continuity and hence it is continuous on the whole set. Again I repeat this. T अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर t किसी पॉइंट x नॉट पे कंटिन्यूस है तो t पूरे सेट पे बाउंडेड, लिहाजा t बाउंडेड है. हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर t बाउंडेड है तो फिर वो कंटिन्यूस है. अब t क्योंकि पूरे सेट पे बाउंडेड है, इसका मतलब t पूरे सेट पे कंटिन्यूस है. And hence this is the proof. If t is continuous at a single point x naught, it will result that t is continuous on the whole set. This is the required proof. Next is very important result. Let t be a bounded linear operator. Now t is bounded, also t is linear. Then a part. If xn is a sequence which converges to x in domain, then t of xn converges to t of x. This is some sort of the sequential continuity of t. If xn converges to x, this implies txn converges to tx. This gives the continuity of t. The second thing is about the null space. What we have read about null space, this is the set of all those vectors who maps onto 0. Second thing, we proved that null set is a subspace of its domain. Now we prove that this is closed space. Null space is a closed space. Okay, for a part, we know that txn minus tx norm is equal to t of xn minus x, and because of the boundedness, this is less equal to t norm into xn minus x norm. Given that xn approaches to x, if अगर xn x को approach कर रहा है, इसका मतलब है xn minus x will approaching to 0. xn जब xn minus x 0 हो जाएगा तो this whole thing will approach to 0. And this is the proof of a part. txn minus tx approaches to 0 means txn approaches to t of x. Hence the a part. For b part, we prove that null space of t is closed. Closed के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि इसका क्लोजर इसके इक्वल है. In other words, हम एक सीक्वेंस लेंगे xn जो कि नल स्पेस से होगा और जो किसी वेक्टर x को कन्वर्ज कर रहा हो. यानी हम, आपको याद है कि हम क्लोज सेट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उस सेट के अंदर एक सीक्वेंस बनाते हैं जो कि कन्वर्ज करता है किसी वेक्टर x को, और प्रूव कर देते हैं कि वो जो उसकी लिमिट है, लिमिट पॉइंट है x, वो भी उस सेट को बिलोंग करता है. और अगर लिमिट पॉइंट उस सेट को बिलोंग करें तो वो सेट क्लोज सेट होता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, वो सीक्वेंस है xn और वो किसी लिमिट पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है, और प्रूव ये करना है कि वो x जो है वो भी नल स्पेस में पड़ा है, तो फिर ये नल स्पेस क्लोज प्रूव हो जाएगा. ओके,
For every x belongs to closure of null space, we know that there is a sequence xn in null space such that xn converges to x. Now from A part, if xn converges to x, then t of xn converges to t of x. Also we know that t of x is equal to 0. Why t of x is equal to 0? Because xn is a sequence in null space. What does it mean? अगर xn null space के अंदर पड़ा है, इसका मतलब null space के अंदर तो वो वेक्टर होते हैं जिन पे t अप्लाई करें तो वो 0 आंसर आ जाए. इसका मतलब है कि t of xn is 0. Okay, from here, then this t of xn, this sequence is 0 sequence, 0 0 0 0, and constant sequence 0 0 0 0. अगर कन्वर्ज करेगा तो किसको कन्वर्ज करेगा? ये सीक्वेंस 0 0 0, ये 0 को ही कन्वर्ज करेगा. कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट वही होती है. अब txn कन्वर्जेस टू txn क्योंकि xn नल स्पेस से लिया, txn तो जीरोस हैं, जीरोस का सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगा. इसका मतलब कि ये जो tx है ये क्या होगा? ये जीरोस का जीरो सीक्वेंस का लिमिट है. इसका मतलब है tx 0 होगा क्योंकि जीरो सीक्वेंस भी है वो तो 0 को ही कन्वर्ज करेगा. इसका मतलब tx is 0. So tx is 0. What is meaning of tx 0? Tx 0 means this x belongs to null space because x is a vector whose image is 0. So this x belongs to null space. And what was this x? This x was the limit point of x. This was arbitrary. This x belongs to null space means every limit point of null space belongs to null space. So null space of T is closed. I repeat this. To prove that null space is closed, we take a sequence xn is null space of T. It converges to x. We just need to prove this x belongs to null space. From A part, if xn converges to x, then T of xn converges to T of x. And xn belongs to null space shows that this Txn is 0. And a constant sequence of zeros converge to 0 only. This is why this Tx will become 0. And if Tx is 0, then this x belongs to null space of T. And if x belongs to null space of T, this shows null space of T is closed. This is the end of this. Any questions? थ्योरम ये कह रहा है कि let t from domain of t to y be a bounded linear operator. t एक bounded linear operator है, d of t इसकी domain है, where d of t is subset of x by both are Banach spaces. Banach space का मतलब ये होगा कि वो दोनों complete norm spaces हैं. Then t has an extension t tilde which is defined on the closure of domain of T such that this T tilde, which is extension of T, is also bounded, it is also linear, and norm of T tilde is same as norm of T. आप देखिए कि आपको given क्या है. पहले given ये है कि T एक linear operator है domain of T से y. This is given. T is bounded, T is linear. प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि उसकी एक लीनियर एक्सटेंशन T tilde एग्जिस्ट करेगी जो कि क्लोजर ऑफ डोमेन ऑफ T पे होगी. आप देखिए डोमेन ऑफ T था और डोमेन ऑफ T का अब सुपरसेट आ गया क्लोजर ऑफ डोमेन ऑफ T. आपको पता है कि A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर. ये हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है. तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप डोमेन ऑफ T के बजाय क्लोजर ऑफ डोमेन ऑफ T, यानी आप डोमेन ऑफ T को एक्सटेंड कर रहे हैं. सो T tilde is some sort of extension from domain of T to its closure. And what is the distance between domain of T and its closure? What is the difference between domain of T and its closure? Its closure will contain all of its limit points. Domain of T may not contain its limit points, but closure of domain of T contains all points of domain of T. It also contains all limit points of domain of T. यानी आपकी T मैपिंग डोमेन ऑफ T पे अप्लाई हो रही थी, अब जो उसकी एक्सटेंशन है वो क्लोजर ऑफ डोमेन ऑफ T पे है. यानी इसका मतलब ये है कि डोमेन ऑफ T पे तो आपके पास वो वैल्यूज हैं,
एक्सटेंशन जो उसकी होगी वो डोमेन ऑफ टी पे तो वही वैल्यूज देगी जो टी वैल्यूज दे रहा है, लेकिन जो डोमेन ऑफ टी के जो लिमिट पॉइंट्स थे वो टी की डोमेन में नहीं आते, उन पे टी अप्लाई नहीं हो सकता, टी उन पे वैल्यूज नहीं दे रहा। लेकिन टी टिल्डा क्या करेगा, वो उनके जो लिमिट पॉइंट है उन पे भी वैल्यूज देगा हमें। सो प्रॉब्लम इज जस्ट टू डिफाइन इट ऑन द लिमिट पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ टी, बिकॉज टी ऑलरेडी डोमेन ऑफ टी पे तो डिफाइंड आर वैल्यूज दे रहा है। लिमिट पॉइंट्स ऑफ टी जो है उन पे हमें किसी तरह से वैल्यूज देना है और हमें साबित करना है कि टी अगर एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो तो उसकी एक एक्सटेंशन टी टिल्डा जरूर एग्जिस्ट करेगी जो डोमेन ऑफ टी क्लोजर पे डिफाइंड होगी। उसके लिए आप प्रूव करेंगे कि वो एक लीनियर एक्सटेंशन होगी इसकी, उसके लिए आप प्रूव करेंगे कि वो बाउंडेड होगी, उसके लिए आप प्रूव ये करेंगे, देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो टी टिल्डा है तो टी की एक्सटेंशन, यानी टी की जो डोमेन है उसे अगर आप लंबा करें, उससे एक्सटेंड करें तो टी टिल्डा की डोमेन बनती है। लेकिन इसके बावजूद दोनों की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेंथ ऑफ टी इज सेम एज लेंथ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टी, इवन उसकी एक डोमेन को आपने बढ़ा भी दिया है लेकिन उसकी लेंथ नहीं बढ़ी, उसकी लेंथ सेम है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम एक टी टिल्डा एक डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग टी टिल्डा जो कि डोमेन ऑफ टी क्लोजर पे डिफाइन होगी। नंबर 2 हम प्रूव करेंगे कि ये टी की एक्सटेंशन है। नंबर 3 हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है। नंबर 4 हम ये प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड है। नंबर 5 हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी लेंथ वही है जो टी की लेंथ। तो इन 5 पॉइंट्स पे हम प्रूव देंगे। इसका प्रूफ देखें आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, We consider any x belongs to domain of T closure। अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी वेक्टर क्लोजर में कब होता है, जब एक सीक्वेंस डोमेन, जब एक सीक्वेंस पड़ा हुआ xn एट डोमेन ऑफ T में जो इस x को कन्वर्ज कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब आप किसी भी सेट के क्लोजर में लेते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उस सेट में पूरा एक सीक्वेंस पड़ा होता है जो उसे कन्वर्ज कर रहा होता है। Since T is linear and bounded, we have Txn minus Txm, कि क्योंकि T linear है तो ये T आउटसाइड आ जाएगा, Xn minus Xm। अब T क्योंकि बाउंडेड है तो दिस इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ T इंटू Xn minus Xm नॉर्म। ठीक है, तो T इज बाउंडेड एंड लीनियर यूज करके हम यहाँ तक पहुंच गए। अब आप देखें कि ये जो Xn minus Xm है, क्योंकि Xn x को कन्वर्ज कर रहा है, xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है, इसका मतलब है कि xn कॉशी सीक्वेंस है। अगर xn कॉशी सीक्वेंस है तो ये xn माइनस xm ये जीरो हो जाएगा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा बिकॉज xn इज कॉशी। जब राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस इक्वल टू जीरो, व्हिच शोज दैट द लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बिकम जीरो। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करती है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये शो करती है कि टी ऑफ एक्सएन जो है ये कॉशी सीक्वेंस है। आपने यूज किया है कि एक्सएन कॉशी है, उसे यूज करते हुए आपने प्रूव कर दिया है कि जो टी ऑफ एक्सएन है वो भी कॉशी है। दिस शोज दैट टी ऑफ एक्सएन इज कॉशी सीक्वेंस बिकॉज एक्सएन इज कन्वर्जेंट। अच्छा, अब टी ऑफ एक्सएन कॉशी बन गया और ये T क्योंकि x से y पे है, इसका मतलब है कि T ऑफ xn कॉशी सीक्वेंस है y में, और y आपने क्या सपोज किया, y आपने बानाक सपोज किया। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे है कि y क्योंकि बानाक स्पेस है और T ऑफ xn y में कॉशी है तो बानाक स्पेस कंप्लीट होती है। इसका मतलब है कि कॉशी सीक्वेंस जो है वो किसी लिमिट को कन्वर्ट करेगा। यहाँ से हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा y इन y जो कि इस सीक्वेंस Txn की लिमिट होगा। अच्छा, अब आप देखें होल स्टोरी का मोरल क्या बना यहाँ पे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फॉर एवरी x इन डोमेन ऑफ T क्लोजर वी हैव एन एलिमेंट y इन y, कि डोमेन ऑफ y क्लोजर के हर एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास y में एक एलिमेंट y ऐसा जरूर पड़ा होगा। किस तरह से वो y मिलेगा आपको, आपने जो एलिमेंट डोमेन ऑफ T क्लोजर में लिया होगा x, उस x के क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। उस सीक्वेंस के क्रॉसपॉन्डिंग आप T ऑफ xn सीक्वेंस T ऑफ xn बनाएंगे, वो कॉशी हो जाएगा। जब वो कॉशी हो जाएगा तो कंप्लीटनेस की वजह से
वो किसी एलिमेंट y को कन्वर्ज कर जाएगा, ये y आपके उस x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब कि आप डोमेन ऑफ टी क्लोजर के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग y में एक एलिमेंट y बना सकते हैं। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ टी क्लोजर से y पे एक मैपिंग डिफाइन की जा सकती है। जो डोमेन ऑफ टी क्लोजर से एक एलिमेंट x पे अप्लाई होगी तो आपको आंसर में एक एलिमेंट y दे देगी। इसका मतलब है कि दिस डिफाइंस ए मैपिंग टी, उसे उस मैपिंग को आप टी डेल्टा का नाम दे दें। सो टी डेल्टा इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ टी क्लोजर टू y। इस तरह हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी। टी क्लोजर x पे किस तरह अप्लाई होगा, टी क्लोजर जब x पे अप्लाई होगा तो ये वो वाला y देगा जो टी एक्स एन की लिमिट होगा। In this way we have defined a mapping. We show that this definition is independent of the particular choice of a sequence in domain of T. अब क्योंकि ये y जो है ये डोमेन ऑफ T में जो सीक्वेंस बनाया हमने ये वाला xn उस पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है एक x के क्रॉसपॉन्डिंग x दो सीक्वेंस ऐसे मिल जाए आपको जो उस x को कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर खदशा ये है कि यहाँ पे उस x के लिए y1 और y2 दो एलिमेंट ना मिल जाए। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट, ये उस सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर दिस सपोज के दो सीक्वेंस हैं, फर्ज करें कि एक सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, एक दूसरा सीक्वेंस जेड एन भी एक्स को ही कन्वर्ज कर रहा है। अगर दो सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर आप इन दोनों को मिला के एक नया सीक्वेंस बना सकते हैं, x1 z1 x2 z2 x3 z3, तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। अगर ये दो सीक्वेंस xn और zn x को कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर इनसे बनने वाला ये जो नया सीक्वेंस है इसे अगर हम vm का नाम दें तो ये भी फिर x को कन्वर्ज करेगा। अगर ये x को कन्वर्ज करेगा यानी अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो t ऑफ vm ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर t ऑफ vm कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि t ऑफ xn जो कि t ऑफ x को कन्वर्ज कर रहा है, इसी तरह t ऑफ zn जो कि t ऑफ x ये भी t ऑफ x को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि टी ऑफ एक्स एन के दो सीक्वेंस हैं, दो सब सीक्वेंस हैं जो कन्वर्ज कर रहे हैं टी ऑफ एक्स को, और अगर सब सीक्वेंस टी ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टी ऑफ वी एम भी उसकी लिमिट भी सेम होगी, ये भी उसी एक्स को कन्वर्ज करेगा। जिसका मतलब ये है कि एक्स के लिए जो भी सीक्वेंस आप बनाएंगे, चाहे वो एक्स एन हो, चाहे वो जेड एन हो, चाहे वो वी एन हो, जितने भी आप सीक्वेंस ऐसे लेंगे जो एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टी एक्स एन, टी जेड एन या टी वी एन जो सीक्वेंस बनेंगे वो भी सेम पॉइंट वाई को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट टी टिल्डा इज यूनिकली डिटरमिन्ड, यूनिकली डिफाइंड एट एवरी एक्स। ठीक है, दिस एक्चुअली डिफाइंस दैट द मैपिंग इज वेल डिफाइंड। कि आप कोई भी एक्स लेंगे डोमेन ऑफ टी क्लोजर से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सीक्वेंस आप लेते हैं आपको उसकी लिमिट यूनिक, यानी लिमिट में आपको यूनिक एलिमेंट वाई मिलेगा। Hence, this defines a mapping. आपने प्रूव करना है कि टी टिल्डा इज एन एक्सटेंशन। अब टी टिल्डा जो है वो टी की एक्सटेंशन कब होगी, जब टी टिल्डा की और टी की वैल्यू सेम होगी। फॉर दिस आप कोई भी एक्स अगर डोमेन ऑफ टी में लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स, जो कि एक्स को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब अगर आप टी टिल्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें इस एक्स पे, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक डोमेन में हमने कहा था कि एक एलिमेंट लेंगे एक्स, फिर हम ढूंढेंगे डोमेन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सीक्वेंस है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो वो ये सीक्वेंस है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर हम इस पे टी अप्लाई करेंगे, इस सीक्वेंस पे ये बन जाएगा टी एक्स टी एक्स टी एक्स, और वो टी एक्स को ही कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि अब जब टी टिल्डा एक्स में अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू टी एक्स आएगी। सो टी टिल्डा एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। इसका मतलब है कि टी एंड टी टिल्डा हैव सेम वैल्यू। जब दोनों की वैल्यूज डोमेन ऑफ टी पे सेम हो तो हम कहते हैं टी टिल्डा इज एक्सटेंशन ऑफ टी। इसी तरह आप बड़ा आसानी से यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टी टिल्डा आप ये प्रूव कर सकते हैं कि टी टिल्डा इज लीनियर। ठीक है, फॉर दिस यू विल कंसीडर दिस टी टिल्डा अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश एंड यू विल प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम टी टिल्डा एक्स प्लस बीटा टाइम टी टिल्डा एक्स डैश। सिमिलरली आप ये प्रूव करेंगे कि टी टिल्डा इज बाउंडेड। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टी की बाउंडेडनेस यूज करेंगे। यू कंसीडर दैट टी एक्स एन नॉर्म एंड टी एक्स एन नॉर्म बिकॉज टी इज बाउंडेड, टी एक्स एन नॉर्म इज लेस इक्वल टू टी नॉर्म इनटू एक्स एन नॉर्म। Applying the limit on both sides, this t x n
will converge to y, and on the right hand side this is t norm and limit apply हो जाएगी xn पे और xn की limit x है. So और what is y? y यहाँ पे मिस टाइप है, ये यहाँ पे y norm आना है. Y norm is actually t tilde x norm by definition of t tilde. So t tilde x norm is less equal to t norm and x norm. x यहाँ पे आगे डिवाइड कर जाएगा तो ये रेशियो बन जाएगी t tilde x over x norm. This is less equal to t norm. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे सुप्रीमम अप्लाई कर दें तो ये जो रेशियो है, ये आपने आपको पढ़ाया था t tilde x over x norm, ये रेशियो बन जाएगी लेंथ ऑफ t norm. So length of t norm is less equal to t norm. Of course, t tilde norm should be greater equal to t norm, क्योंकि t tilde एक्सटेंशन है, वो एक बड़ा ऑपरेटर है t से, तो t tilde की जो norm है that should be greater or equal to the norm of t, because t tilde is an extension. And from these two inequalities, from first t tilde is less equal to t norm, from second t tilde norm is greater equal to t. Combining these two, we obtain t tilde norm is equal to t norm, and hence this is the end of it. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि t अगर एक लीनियर ऑपरेटर हो डोमेन ऑफ t से y पे, तो उसकी एक, और ये t बाउंडेड लीनियर हो, तो उसकी एक लीनियर एक्सटेंशन t tilde एग्जिस्ट करती है फ्रॉम डोमेन ऑफ t क्लोजर टू y, सच दैट कि वो जो t tilde होता है वो t की एक्सटेंशन होती है. नंबर 2, वो t tilde लीनियर होता है. नंबर 3, वो t tilde बाउंडेड होता है. नंबर 4, वो tilde की लेंथ वही होती है जो t की लेंथ. दिस इज द एंड ऑफ